अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ सीएसएस की ट्रेनिंग के सिलसिले का लेसन नंबर 2 दूसरा लेसन लेकर। हमने लेसन नंबर 1 में बेसिक सीएसएस के सिंटैक्स को पढ़ा, सीएसएस के सिलेक्टर को और कलर्स किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं ये पढ़ा। और आज हम लोग मज़ीद सीएसएस की चीज़ें देखेंगे। लेसन 1 में हम लोगों ने सीखा कि हम लोग इनलाइन सीएसएस किस तरीके से लगा सकते हैं कि किसी भी टैग के पास जाकर, टैग के ऊपर जाके स्टाइल के नाम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बाद में हम लोगों ने ये देखा कि हम हेड में आके ऊपर स्टाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। आज हम पढ़ेंगे कि हम लोग किस तरीके से एक्सटर्नल सीएसएस फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, फ़र्ज़ करें मेरे पास वेबसाइट है जिसमें कोई 10-15 एचटीएमएल के पेजेस हैं, या मुमकिन है कि इससे भी ज़्यादा हों। अगर मैं हर फाइल के अंदर जाके इस तरह स्टाइल का टैग इस्तेमाल करूँगा और मैं साइट कंप्लीट कर ली, बाद में मेरे पास कोई चेंज आया कि मैंने हर एक पेज के ऊपर एक बैकग्राउंड कलर बदलना है या कोई टेक्स्ट कलर या कोई भी चेंज जो कि सीएसएस के हवाले से करनी है, तो मुझे वही 12, 15, 16 जितनी भी फाइल्स हैं वो एक एक करके ओपन करनी पड़ेंगी और उनके अंदर कलर को तब्दील करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लगता। इसके लिए हम लोग अपनी डेवलपमेंट के अंदर ये काम करते हैं कि अपनी सीएसएस एक फ़ाइल के अंदर रख देते हैं और वो फ़ाइल तमाम फ़ाइलों के अंदर जितनी भी एचटीएमएल की फ़ाइल्स हैं उनके अंदर कॉल कर लेते हैं और उसको इस तरीके को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। और वो हम सिर्फ फ़ाइल में तब्दीली करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पूरी वेबसाइट में चेंजेस हो जाती हैं, तब्दीली हो जाती हैं। इस तरीके से काम करने के लिए आसानी रहती है। ये जो सीएसएस मैंने लिखी थी, ये मैंने स्टाइल के टैग में लिखी थी। ये मैं यहाँ से ये सीएसएस को कट करवा लेता हूँ और स्टाइल का टैग मैंने ख़त्म, क्योंकि मुझे सिर्फ सीएसएस चाहिए, एचटीएमएल का टैग नहीं चाहिए। ख़त्म कर लेता हूँ इसको सेव करके। जब मैं इसको ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करूँगा, एक तो आप ये देखेंगे कि ये सीएसएस के जितने इफ़ेक्ट्स हमने लगाए थे वो ख़त्म हो गए। अब मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ जहाँ मेरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रखी हुई है, यहाँ पे मैं एक नई फ़ाइल बना लेता हूँ। उसका कोई भी आप नाम रख लें, मैं रख लेता हूँ styles डॉट सी एस एस। एक्सटेंशन हम लोगों ने सी एस एस रखनी है। मैंने वो जो कट करवाए थे सी एस एस के कोड्स वो यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी वेब पे। उसकी वजह, मैंने अभी तक इस फाइल को, मेरी वेबसाइट पे कोई फ़र्क नहीं आया। उसकी वजह मैंने आपको बताई कि अभी तक हमने उस CSS फ़ाइल को इस HTML के अंदर कॉल नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया। मैं अपने HTML फ़ाइल के अंदर जाता हूँ और यहीं हेड के टैग के अंदर ही मैं एक टैग का इजाफा करता हूँ। उस टैग का नाम है लिंक। लिंक और एच रेफरेंस की प्रॉपर्टी के अंदर मैं स्टाइल डॉट सी एस एस, बस डेट्स ऑल। इस टैग को मैंने क्लोज कर दिया। आप देखें, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ये इसमें फ़र्क नहीं पड़ा, मैं कुछ भूल रहा हूँ। हाँ जी, एक इसकी प्रॉपर्टी और होती है रिलेशन स्टाइल्स। सेव स्टाइल्स या स्टाइल शीट। अब रिफ़्रेश करता हूँ, मुझे फिर कुछ भूल रहा हूँ। हाँ जी, स्टाइल शीट गालिबन लिखते हैं। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि मैं एक्चुअली जो इस्तेमाल करता हूँ ना एडिटर, उसका नाम है PHP स्टोर। मैं बेसिकली PHP का डेवलपर हूँ, तो ऑटोमेटिकली PHP स्टोर इतना इंटेलिजेंट है कि ये टैग मुझे आज तक लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देता है। अब देखते हैं जी, ये देखें, मैं मिस ये कर रहा था कि ये रिलेशन का एट्रीब्यूट और उसके अंदर लफ्ज़ स्टाइल शीट लिखना है, ये इसका पार्ट होता है। ये मिस कर रहा था, मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मुझे ज़हन में वर्ड नहीं रहा था इसका। लिंक का टैग है एच रेफरेंस में आपने पाथ बताना है और रिलेशन REL स्टाइल शीट, बस इतना किया। अब देखें, ये जो मैंने उस CSS फाइल में स्टाइल्स रखे थे वो वापस सारे के सारे इसके अंदर आ गए। अच्छा, इसमें मैं आपको एक तरीका थोड़ा सा बता दूं। फ़र्ज़ करें जो हम जब फाइल्स बनाते हैं ना, तो उसको हम लोग अपनी जो प्रोजेक्ट की फ़ाइल्स हैं उसको मैनेज करते हैं और उसको प्रॉपर फ़ोल्डर में रखते हैं। मैं साथ साथ वो भी बताता चलूँ।
अब ये ऐसा बहुत कम करते हैं कि सारी टाइप्स की जो फाइल्स हैं वो हम एक ही पाथ पे रखें। इमेजेस हैं तो वो इमेजेस का फ़ोल्डर बना लेंगे, उसमें रखेंगे। स्टाइल्स हैं, जितनी ये सीएसएस फाइल्स हैं इनको स्टाइल्स बोलते हैं। स्टाइल्स जो हैं ये हम स्टाइल्स का फ़ोल्डर या सीएसएस का फ़ोल्डर बना लेंगे। इसी तरह जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स के लिए जेएस का फ़ोल्डर। तो मैं इधर भी यही काम करता हूँ कि एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ स्टाइल्स के नाम का, और अपनी इस सीएसएस फाइल को उठा के मैं इसके अंदर रख देता हूँ। मूव इसको करवाया। अब इसका पाथ बदल गया है, अब ये काम नहीं करेगी। यहाँ पे मुझे भी इसका पाथ बताना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। देखें, मैं चेंज करने से पहले जब इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें स्टाइल्स जितने मैंने सीएसएस के लगाए थे वो ख़त्म हो गए। मैं करना ये पड़ेगा क्योंकि अब वो एक फ़ोल्डर के अंदर चलेगी। अब फ़ोल्डर का नाम है स्टाइल्स स्लैश आगे फ़ाइल का नाम, ये पाथ। मैंने वो पाथ उस हिसाब से चेंज कर दिया, वापस मेरी सीएसएस की फ़ाइल अपना काम करने लग गई है। अब मज़ीद हम लोग सीएसएस के अंदर जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में सीखते हैं। मैं एक काम करता हूँ कि ऊपर जो है ना, मैं एक टॉप बार बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं लिंक्स लगाऊंगा और मैं मल्टीपल पेजेस बना लेता हूँ। ये हमारी जो HTML फाइल है मैं ऑलरेडी उसमें हूँ। बॉडी में मैं सबसे ऊपर आपकी आसानी के लिए मैं एक टेबल बनाता हूँ। टेबल को टी डी के अंदर मैं लिंक लगाता हूँ index.html का, होम मैं लिख देता हूँ। और टेबल को मैंने स्टाइल्स लगाने हैं, टेबल के स्टाइल्स भी हम सीख लेते हैं, मगर मैंने वो अपनी CSS फाइल के अंदर जाके लगाने हैं। पहले मैं अपने लिंक्स कंप्लीट कर लूँ। TD ए रेफरेंस ए मैं एक अभी बना लूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज प्रोफाइल डॉट HTML, प्रोफाइल, इसी की कॉपी पेस्ट किया और लॉग आउट। मुझे भी समझ नहीं आ रही कि मैं किस नाम के, और लॉग इन। इस तरह के दो चार मैंने लिंक्स बना लिए। ये फाइल्स तो मैंने अभी नहीं बनाई, बना लेता हूँ। ये देखिए, ये मेरा टेबल सिंपल सा बन गया। अच्छा, अब ये जो टेबल है, मैं स्टाइल डॉट सी एस एस में आता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने टेबल को अपने CSS के कोड्स अप्लाई करने हैं। अच्छा, मैंने लेसन नंबर 1 में भी बताया था कि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी कि मैं डायरेक्ट वो लिखूँ टैग का नाम, क्योंकि इस तरह ये होगा कि मेरे इस पेज के ऊपर जितने भी टेबल आएंगे उन सब को ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएगी। मुमकिन है कि मुझे किसी पेज के ऊपर टेबल का इस्तेमाल करना पड़े, वो नीचे कंटेंट का पार्ट होंगे, तो वो टॉप मेन्यू की तरह की उनकी स्टाइल नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि इसको मैं एक आईडी लगा देता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ टॉप नेविगेशन। सेव किया। अब मैं हैश डाल के और इसकी आईडी, यानी ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है ऐसा टेबल जिसकी आईडी टॉप नेविगेशन है, उसको सिर्फ CSS इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, उसको मैं कहता हूँ कि उसके अंदर मौजूद जितने लिंक हैं, ए, ये आप देख रहे हैं कि ये लिंक्स हैं। ये अभी मेरे लिंक इस तरह के हैं कि इनका बैकग्राउंड इनका कलर ब्लू है और इनकी अंडरलाइन है। मैं ज़रा ये चीज़ें चेंज करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका अंडरलाइन ख़त्म करता हूँ। टेक्स्ट डैश डेकोरेशन नन, ख़त्म करो। रिफ़्रेश, देखिए अंडरलाइन ख़त्म हो गई। दूसरा काम, मुझे ये कलर बुरा लग रहा है, इसका कलर मैं कहता हूँ कि ब्लैक। सेव किया, रिफ़्रेश किया, देखें कलर ब्लैक। तीसरा काम, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर दें, ये करते हैं, बोल्ड हो गए। चौथा काम मैं ये करता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट ही बदल देता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली। और ये फ़ॉन्ट फैमिली में ये जो बिल्ट इन हमारे ब्राउज़र के अंदर मौजूद हैं कुछ फ़ॉन्ट्स में, आपको देखते हैं ट्राई करके, जॉर्जिया करते हैं ट्राई, रिफ्रेश, ये देखें, मेरा ख्याल है ये अच्छा है। चलें एक दो और ट्राई करके देखते हैं। ये भी अच्छा है, लें ये बेहतर है थोड़ा सा इस तरह का। नेक्स्ट, ये तो मैंने अप्लाई कर दिया ए को। मैं कहता हूँ कि
जब मेरा माउस इसके ऊपर जाए तो इसका बैकग्राउंड कलर तब्दील हो जाए। अक्सर डिज़ाइंस में आपने देखा होगा। तो मैं इसी की कॉपी लेता हूँ, मगर इसके साथ मैं लगा देता हूँ कॉलन होवर। होवर का मतलब होता है कि जब माउस उसके ऊपर जाए, तो माउस उसके ऊपर जाए तो उसका बैकग्राउंड कलर वो हो जाए ब्लैक और टेक्स्ट का कलर हो जाए वाइट। सेव करते, रिफ्रेश। अभी नहीं है, मगर जैसे ही मैं माउस इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो ये इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, ये कर सकते हैं। और पैडिंग, पैडिंग हम कर देते हैं 10 पिक्सल्स। आप देखें, रिफ्रेश, 10 पिक्सल से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ज़्यादा कर देते हैं, 20 पिक्सल कर देते हैं, रिफ्रेश। हाँ, वो ए के ऊपर पैडिंग काम नहीं, अच्छा, ओ यस, मैंने पैडिंग एक्चुअली होवर पे लगाई है। तो जब मैं माउस लेके जाऊंगा तो आपको ये पैडिंग नज़र आएगी। ये पैडिंग जो है ना, ये मैं यहाँ से कट करवा के मैं लिंक के ऊपर नॉर्मली उस पर लगाता हूँ। सेव किया, रिफ्रेश, अब नॉर्मल पैडिंग लग गई। माउस ऊपर लेके जाने पे आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। जो भी इफेक्ट मैंने होवर पे लगाए हैं वो हो रहे हैं। तो ये देखिएगा कि बिल्कुल आपको मेन्यू की एक लुक आ रही है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। अगर आपने इसको बॉर्डर्स लगाने हैं तो वो बॉर्डर्स भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने ए को बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड स्टाइल में और बॉर्डर का कलर 000। मगर ये अच्छा नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। ये देखें, वैसे तो ठीक ही लग रहा है, इतना बुरा भी नहीं है। और टेबल से नीचे मुझे वो चाहिए, ये थोड़ा गैप चाहिए, क्योंकि ये मेरी वो है टॉप नेविगेशन बार है। तो मैंने ये कॉपी किया, टेबल, या मैंने सिर्फ टेबल को इम्प्लीमेंट करनी है। मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स, सेव, रिफ्रेश। नहीं हुआ टेबल, ज़्यादा करके देखें, 20 पिक्सल। हाँ जी, अब ये फ़र्क पड़ा है। हाँ, क्योंकि मैंने पैडिंग ही 20 पिक्सल की दे दी है ना, तो उससे थोड़ा ज़्यादा 30 पिक्सल्स कर लेते हैं जी। अब ये है टॉप, ऊपर वाली साइड्स पे भी आपने थोड़ा सा गैप देना है, तो मार्जिन डैश टॉप और 10 पिक्सल्स करके देखते हैं। सेव, रिफ्रेश, नहीं, उसी तरह 30 पिक्सल्स करके देखते हैं जी। ये टॉप से भी नेविगेशन बार गैप आ गया। तो इस तरीके से मैंने एक ये बना ली है, एक टॉप नेविगेशन बना ली है। और अब मुझे ना ये जो फ़ॉन्ट्स हैं ना, ये पूरे मेरे डॉक्यूमेंट के अच्छे नहीं लग रहे। हालांकि ये फ़ॉन्ट्स बेहतर लग रहे हैं मुझे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने पूरी HTML के पूरे अपने डॉक्यूमेंट के फ़ॉन्ट चेंज करने हैं, पूरी बॉडी के। तो मैं बॉडी का टैग फ़ॉन्ट डैश फैमिली, मुख्तलिफ फ़ॉन्ट अप्लाई करते हैं, ट्राई करते हैं, एरियल, कैम्ब्रिया, जॉर्जिया, इम्पैक्ट, वर्डाना, ये फ़ॉन्ट लगाते हैं। सेव, रिफ्रेश। ये देखें, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट के फ़ॉन्ट चेंज हो गए। हेडिंग और बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारी अशिया आप देख सकते हैं कि चेंज हो गई। तो इस तरीके से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ कि बैकग्राउंड के बारे में, बैकग्राउंड, ये जो पैराग्राफ है मेरे पास, इसका मैं नाम रखता हूँ माई या P1, पैराग्राफ 1। इसकी क्लास एक्चुअली रखी, नाम नहीं। अब मैंने इसको डॉट, क्लास के लिए हमने लेसन 1 में सीखा था ये डॉट इस्तेमाल करते हैं सेलेक्टर उसके लिए। ओके, बैकग्राउंड में हम लोग इमेजेस लगा सकते हैं, बैकग्राउंड में हम लोग कलर्स दे सकते हैं। ये देखें, अगर मैं कहूँ बैकग्राउंड डैश कलर, और मैं कलर लगाता हूँ, चले इंग्लिश नेम हम सेलेक्ट करते हैं कोई, लाइट गोल्डन येलो, समथिंग लाइक दिस। पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं, देखते हैं। रिफ्रेश जी, ये लग रहा है। और थोड़ी सी पैडिंग देता हूँ इंटरनल 10 पिक्सल,
चेक करते हैं। ये देखें, पैडिंग देके थोड़ा बेहतर। इसके जो बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड, इस मरतबा हम सॉलिड नहीं करते, डॉटेड और लाइट या खाली डार्क येलो, अजीब ना लगे वैसे। रिफ्रेश, एक और येलो का शेड आया था जब मैं लिख रहा था, तो येलो ग्रीन, ये ट्राई करते हैं। रिफ्रेश, डॉटेड। कौन कौन सी बॉर्डर टाइप्स होती हैं हमारे पास? सॉलिड, डॉटेड, डैश्ड। ये 3 का मुझे गालिबन पता है। जोन सी भी आपने लगानी है। ये थोड़ी सी आप विड्थ बढ़ाएं, 2 पिक्सल्स के बजाय 5 पिक्सल्स कर दें, तो ये कुछ इस किस्म का इफ़ेक्ट बन जाएगा। जैसे कोई आप मैसेज या कोई नोटिफिकेशन, आपने अक्सर वेबसाइट्स पे इस किस्म के नोटिफिकेशन देखे भी होंगे, तो वो इस तरीके से उनको CSS के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। इस तरह आप उसको बना सकते हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि आप इस पर, अगर ये क्लास का नाम आप रख लें कि नोटिफिकेशन या अनाउंसमेंट, समथिंग लाइक दिस, ये रख लें। और जब भी किसी पेज पे आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए हो, पी का टैग लगाएं, उसको क्लास दे दें, तो ऑटोमेटिकली आपकी ये वाला डिज़ाइन बन जाएगा। इस तरह आप अपना थीम, अपना डिज़ाइन आहिस्ता आहिस्ता तैयार करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इस तरीके से चलते हैं। ये जो हमारी हेडिंग 1 है, जो मुझे सबसे ऊपर नज़र आ रही है, मैं HTML में जाके देखता हूँ कि इसको मैंने कौन सी क्लास लगाई हुई है। H1। ओके, यहाँ CSS में मैंने इसको क्या लगाया हुआ है? H1 नहीं, क्लास नेम फिर मैं देखूँ, नहीं, आईडी, ये आईडी है, क्लास माई हेडिंग 1 है। और यहाँ मैंने CSS माई हेडिंग 1 को ये लगाया हुआ है। अब मैं ये वाला बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कोई मुनासिब नहीं लग रहा। इस तरीके से मैं नहीं देना चाहता इसको बैकग्राउंड। मैं इसके लिए कोई इमेज एज अ बैकग्राउंड इस्तेमाल करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं इमेज कोई सर्च करता हूँ इंटरनेट के ऊपर, बैकग्राउंड इमेजेस, कोई अच्छे से देखते हैं। बहुत बेबहा ऑप्शन ये देखें आपको मिल जाती है। ये बैकग्राउंड इमेज मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मैं क्लिक करके डाउनलोड करता हूँ। अच्छा, वैसे कुछ वेबसाइट्स हैं जिनसे आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका आपको, आप अगर वेबसाइट अपलोड करते हैं उन इमेजेस को लगा के, तो आपको कॉपीराइट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई क्लेम नहीं करेगा आपके कंटेंट के ऊपर। जैसे pexels.com एक वेबसाइट है, इस पे फ्री स्टॉक फ़ोटोज़, रॉयल्टी फ्री मीन कॉपीराइट फ्री चीज़ें पड़ी होती हैं। ये फ़ोटो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बैकग्राउंड, और यहाँ पे आपको अच्छे इमेजेस मिल जाते हैं। ये सर्च करता हूँ तो देखें कितने इमेजेस आएंगे, लोड हो रहे हैं। क्योंकि गूगल सर्च रिज़ल्ट पे जो आता है वो डेफिनेटली दूसरों की साइट का कंटेंट आता है, तो वो पॉसिबल है कि आप कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर बैठें जो कि कॉपीराइटेड हो। ये देखें, उसी टाइप का मुझे यहाँ फ़ौरन मिल गया। और भी हैं बहुत सारे, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। 3 MB का ये इमेज है। एनी हाउ, अच्छा, इसके लिए मैं ये काम करता हूँ कि ऑलवेज ओपन शो इन फोल्डर, इसको कट करवाता हूँ, और जहाँ मेरे कोड्स पड़े हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम फाइलों को मैनेज करते हैं, वहाँ मैंने इमेजेस के नाम का एक फ़ोल्डर बना दिया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया अपना ये इमेज। ये आ गया। इसका नाम ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, मैं इसका ना ईजी नेम रखता हूँ, BG1, BG1.jpg, ये मेरा इमेज का नाम है। अब मैंने इस इमेज को H1 के बैकग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल करना है। मैं लिखता हूँ, पहले तो मैंने ये कलर दिया हुआ है ना, बैकग्राउंड डैश इमेज URL, यहाँ पे आपने इमेजेस के फोल्डर के अंदर BG1.jpg सेव। देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। ये मैं बंद कर देता हूँ, रिफ्रेश। BG1 इमेजेस, मैं शायद कोई गलत बात तो नहीं लिख बैठा, एक्सटेंशन BG1 नहीं,
बिल्कुल ठीक है। IMAGES सेव माई हेडिंग वन रिफ्रेश। इसी पे ही मैं कलर लगाता हूँ येलो ग्रीन वाला शेड, सेव चेक करने के लिए। हाँ जी, इसी पे हूँ। ये काम नहीं कर रहा है। इसकी एक रीज़न ये हो सकती है कि मैंने इसके इर्द गिर्द कोटेशंस नहीं डाली। ये डाल के चेक करते हैं। रिफ़्रेश, अभी भी नहीं कर रहा। ओहो, अचानक मेरे जहन में बात, देखें ये जो पाथ की जो कन्फ्यूजन होती है ना, ये अक्सर जहन से निकल जाती है। अच्छा, आपने भी इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखना है। देखिए मैं जो पाथ दे रहा हूँ ना, इस वक्त मेरी जो स्टाइल डॉट सी एस एस है वो पड़ी हुई है स्टाइल्स के फ़ोल्डर में। अब मैं इसके अंदर ये कह रहा हूँ कि इमेजेस के फ़ोल्डर के अंदर जाओ और BG1 पे जाओ, यानी स्टाइल्स के अंदर मौजूद होना चाहिए इमेजेस का फ़ोल्डर और उसके अंदर फिर BG1। एक्चुअली ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पाथ जो मैं दे रहा हूँ ना, ये गलत तरीके से दे रहा हूँ। आपने ये ज़रा इसको फिर समझना है। मेरी स्टाइल डॉट सी एस एस स्टाइल्स के फ़ोल्डर में है और जो मैं ये पाथ दे रहा हूँ इसका मतलब ये बनता है कि स्टाइल्स के अंदर ही एक इमेजेस का फ़ोल्डर हो और उसके अंदर फिर BG1 हो। इधर आपने गौर से समझना है। यहां मैंने इसे यह बताना है कि स्टाइल्स के फोल्डर से एक स्टेप बाहर निकलो, फिर इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाओ और वहां से bg1.jpg। मैं पाथ ठीक नहीं दे पा रहा, तो बाहर निकलने के लिए जो हम सिंटैक्स इस्तेमाल करते हैं वो डबल डॉट स्लैश। इसका मतलब है, डबल डॉट का मतलब कि स्टाइल्स के फोल्डर में चूंकि मेरी स्टाइल डॉट सी एस एस पड़ी है, उधर से आप एक स्टेप बाहर आएं, फिर इमेजेस के फोल्डर में जाएं और bg1.jpg को उठाएं। अब ये मेरे जहन से भी वक्ती तौर पे ये बात निकल गई थी। ये काम करने के दौरान अक्सर ऐसा माजरा होता है। ये देखें, अब जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो वो जो बैकग्राउंड ईंटों वाला जो इमेज था वो आपको नज़र आ गया, वो बैकग्राउंड पे नज़र आ गया। अब वो इतना बड़ा है कि अभी शायद आपको क्योंकि वो फाइल बहुत बड़ी थी, सही तरीके से फील नहीं हो रही। अगर आप अप्रोप्रिएट बैकग्राउंड इमेज इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा, मगर हम इसको अभी मज़ीद इम्प्रूव करते हैं। मज़ीद इम्प्रूव करने से पहले मैं क्या करूँगा कि एक ना बैकग्राउंड का कोई छोटा इमेज मैं डाउनलोड करता हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ अब आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो बड़े इमेज में मुमकिन नहीं है। तो उसके लिए मैं ना कोई आइकॉन वगैरह जो है ना वो छोटा रहेगा जो कि इस पे नज़र आ सकेगा। अच्छा, इसको खोलने के लिए एक तो मैं काम ये करता हूँ कि पहले कि ना पैडिंग मैं ज़्यादा दे देता हूँ, पैडिंग 50 पिक्सल, सेव। और ये कलर बिल्कुल इस पे अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर चलें। रिफ़्रेश, देखिए पैडिंग ज़्यादा हो गई तो थोड़ा सा इमेज मुझे ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गया। टेक्स्ट का कलर जो है वो मैं वाइट कर देता हूँ। रिफ़्रेश, जी ये बेहतर हो गया। ब्लैक, नहीं ब्लैक अच्छा नहीं लगा। और ये जो फ़ॉन्ट वेट मैंने नॉर्मल किया हुआ था इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और ये हाँ जी वाइट ही ठीक है, चलें फ़िलहाल ये चलने देते हैं। अब मैं कोई छोटा आइकन डाउनलोड करता हूँ, बैकग्राउंड आइकन, ऐसा बैकग्राउंड आइकन। बैकग्राउंड का कोई छोटा आइकन्स चाहिए मुझे इमेजेस पे। हाँ, खाली बैकग्राउंड ही लिख देते हैं। और इसमें से हम लोग, क्योंकि वो पेक्सल जो मैंने खोली थी पहले वेबसाइट, उस पर आइकन्स अवेलेबल नहीं होते। यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ, टूल्स, टाइप, या ये साइज़, मुझे आइकन चाहिए। ओके, इसमें इसमें ये आइकन्स तो नहीं लग रहे मुझे बैकग्राउंड के। इसमें ये आइकन, या ये देखते हैं, छोटा ही होगा। चलें इस आइकन को ट्राई करते हैं। ओपन इमेज, हाँ जी ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, मगर जो काम मैं लेना चाह रहा हूँ उसके लिए इससे भी छोटा मिले तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँगा।
भी सेम साइज़ है। अच्छा चलें इसको, ठीक है, इसी को मैं सेव इमेज एज कर लेता हूँ। और अपने कोड्स में आके जहाँ पहला इमेज पड़ा है वहीं पे मैं इसको रख लेता हूँ। और इसका नाम रीनेम करके मैं रखता हूँ bg2। चले bg2.jpeg, उसको भी jpg कर लेते हैं। अब ठीक है, मुझे सिर्फ bg2 करना पड़ेगा, फाइल का नाम तब्दील करना पड़ेगा। और मैं वापस इधर आता हूँ, ये कैसा लगता है, लेट्स सी, रिफ्रेश। हाँ, ये इस तरीके का। ओके, मैं इसकी पैडिंग थोड़ी सी और बढ़ा लेता हूँ 70, ताकि मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ अभी भी वो शायद मैं एक्सप्लेन ना कर सकूँ। 100 कर लेते हैं, हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं जी। अच्छा, अब ये बैकग्राउंड इमेज मैंने इस पर इम्प्लीमेंट किया है। आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि ये बैकग्राउंड इमेज, मैं थोड़ा सा और पैडिंग को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, रिपीट हो रहा है। अगर आप गौर से देखें तो ये जहाँ मेरा माउस पॉइंटर मूव कर रहा है ये साइज़ है इमेज का, तो ऑटोमेटिकली ये रिपीट हो रहा है। तो मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं रेपिटेशन को रोक सकता हूँ, इसकी लोकेशन चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड को मैं राइट पे ला सकता हूँ, लेफ़्ट पे ला सकता हूँ। ये देखें, नॉर्मल इसका बिहेवियर ये होता है कि बैकग्राउंड रिपीट होता है अगर वो छोटा है। तो उसके लिए जो हम लोग CSS की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं वो है बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। बाय डिफ़ॉल्ट रिपीट है, मैंने नो रिपीट कह दिया। सी, अब ये बैकग्राउंड इमेज लगा हुआ है मगर मैंने इसकी रेपिटेशन को रोक दिया है, तो अब ये बैकग्राउंड इमेज रिपीट नहीं हो रहा। मैं इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, बैकग्राउंड पोजीशन राइट, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट में है। मैंने रिफ़्रेश किया, वो बैकग्राउंड पोजीशन, अब वो जो हेडिंग का वर्ड लिखा था वो वाइट कलर में था, है, चलें उसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। मगर मैं डिफरेंट काम कर सक रहा हूँ बैकग्राउंड इमेज के थ्रू। बैकग्राउंड इमेज उधर चला गया। इसके अलावा हम लोग बैकग्राउंड में क्या कर सकते हैं, हम बैकग्राउंड की जो बिहेवियर है उसको फिक्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, ये देखिए मैं अपनी इमेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, अपने डॉक्यूमेंट को, तो ये बैकग्राउंड भी साथ ही स्क्रॉल हो रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड सेव, तो देखें क्या बिहेवियर होगा। ये देखें बैकग्राउंड अपनी जगह पे फिक्स्ड है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट को, बैकग्राउंड चेंज नहीं हो रही। ये काम हम बैकग्राउंड के साथ कर सकते हैं, इस तरह से हम चीज़ों को बदल सकते हैं। मेरा ख्याल है आज के लेसन के लिए इतना इनफ है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और उम्मीद है जितना मैंने आपको CSS के मुतालिक सिखाया है वो आप लोगों को समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगले लेसन तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।